सबसे पहले आज के समारोह के अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री बाल स्वरूप राही जी, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनका होना ही मेरे लिए एक आश्चर्य जैसा है। प्रदीप चौबे जी को यदि गज़ल के विमोचन में कोई आदमी ग्वालियर से दिल्ली खींच लाता है तो वो आदमी तो है ही, साथ ही साथ गज़ल के प्रति उनका इश्क, उनकी मोहब्बत और उनकी दीवानगी भी है। हमारे बीच उपस्थित मेरे बड़े भाई और शब्दों के ऐसे विश्लेषक शिल्पी श्री सुरेश नीरव जी, जो जब बोलते हैं तो लगता है कि आज आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा। शब्दों को दोहराते नहीं हैं, हमेशा एक नए अर्थ में नई व्यापकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। मलिकजादा जावेद साहब, जिन्हें मैंने अनेक बार नोएडा में सुना और उन्होंने ऐसे शेर कहे जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं। आदरणीय रेखा जी, भाई रामश्याम हसीन जी और आदरणीय मंगल जी बैठे हैं। मैं सच बताता हूं दोस्तों, लेकिन केवल मुझे लगता है कि एक नाम है आदरणीय मंगल जी का, मैं अपने ही सामने सवालों में घिरना शुरू हो जाता हूं। क्योंकि जब वो मुझे मिले अब से लगभग 20-25 वर्ष पहले, तो मैंने बड़े भाई का संबोधन भाई साहब कहकर उनको संबोधित किया। लेकिन इस यात्रा में वो कभी मेरे भाई भी बने, कभी मेरे मित्र भी बने, कभी मेरे संरक्षक भी हो गए, उस्ताद भी वो हैं, और कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिता मेरे साथ हैं जब मैं उनके साथ होता हूँ। तो ये एक संकट लगातार रहता है, उन्हें किस नाम से संबोधित करूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका मेरा संबंध अर्जुन और कृष्ण के जैसा संबंध है कि तीर तो अर्जुन ने चलाए, लेकिन यदि रथ पर कृष्ण न होते तो शायद महाभारत उस रूप में ना होता जिस रूप में उसने यात्रा दी। बात करनी है भाई रामश्याम हसीन के गज़ल संग्रह के बारे में। भाई का भी थी, दीदी का संग्रह आया। अभी सुरेश नीरव जी ने कहा कि किताब के बारे में क्या बात करें, अभी बच्चे को देखा नहीं। आज ये नामकरण संस्कार है बच्चे का, या जसूटन मान लीजिए, लेकिन ये मान लीजिए कि बच्चे को पैदा हुए 10-15 दिन हो गए हैं और मैंने बच्चे को देख लिया। तो देख लिया है तो फिर मैं बात उस हैसियत से कर सकता हूँ कि मैंने बच्चे को देख लिया। आप भी बैठ जाओ, इसको सेट करके। ये रामश्याम जो लोग बाहर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा या तो इसको दरवाजे को बंद कर दो, या उनकी बात को यदि संभव हो सके वो किसी की मानते हों तो उन्हें वो आदमी जाकर बोल। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं तमाम लोगों की उपस्थिति के बीच, कि राम के पास रामश्याम हसीन, उन्होंने भी एक वाकया बताया कि वो अरुण जेमनी के पास गए और अरुण जेमनी ने कहा कि मंगल जी के पास चले जाओ। दरअसल ये हम सब कवियों के साथ घटना आए दिन होती रहती है। नीरव जी के पास भी ऐसे लोग आते होंगे, दिल्ली में घटना चलती रहती है बहुत तेजी से। सुरेंद्र शर्मा जी के पास बहुत लोग आते हैं कि सर हम कविता लिखते हैं। तो सुरेंद्र शर्मा जी पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा जी कि मैं उधर वहाँ रहता हूँ, यमुना पार रहता हूँ। तो वो कहते हैं कि वहाँ हाशी व्यंग की लिखते हो तो प्रवीण के पास चले जाओ, गजल लिखते हो तो मंगल जी के पास चले जाओ। कि कहाँ रहते हो? कि मैं रोहिणी की तरफ रहता हूँ। कि तुम ऐसा करो, तुम अरुण जेमनी के पास चले जाओ। कोई बता दे कि मैं जहांगीरपुरी की तरफ इधर रहता हूँ, तो कहेंगे तुम बाल स्वरूप राही जी के पास चले जाओ। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो राम के साथ ये अच्छी बात हुई कि उसने अरुण को बताया कि मैं गजल लिखता हूँ, और उन्होंने आदरणीय मंगल जी का पता उन्हें बता दिया। मैं दोस्तों जो कहना चाहता हूँ, मेरी बात को बहुत गंभीरता से आप सुनिएगा, सुन रहे हैं आप। मंगल नसीम जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मंगल नसीम जी एक वैसे उस्ताद भी नहीं है जैसे
सामान्य तौर पर कि आया किसी की कोई गज़ल या मीटर या कोई बहर ठीक करा दिया या एक आध शब्द बदल दिया। दरअसल मैंने पिछले 25 साल में जो जाना, मंगल नसीम गज़ल के एक स्कूल का नाम है, और स्कूल भी कोई सरकारी स्कूल नहीं कि जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल भी ऐसा कि यदि आपको इस स्कूल में एडमिशन लेना तो आपको अनुशासन का भी पालन करना पड़ेगा, आपको भाषा भी दुरुस्त रखनी पड़ेगी, आपको भाव भी ठीक रखने पड़ेंगे, और जिस तरह से एक अच्छा स्कूल ये चाहता है कि वहाँ पढ़ने वाला बच्चा भाषा पर नियंत्रण रखे, भाव पर नियंत्रण रखे, अनुशासन पर नियंत्रण रखे, और इसके साथ साथ अपने काम में भी निरंतर लगा रहे, अपनी पढ़ाई भी जारी रखे, तो जो व्यक्ति इन 4 पात्रताओं को पूरा करने की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करता है, वो उस स्कूल का स्टूडेंट होने की पात्रता पाता है, वरना उसका एडमिशन अपने आप ही वहाँ से कई बार निरस्त भी हो जाता है। तो ये 4 में निश्चित रूप से रही होंगी, और जब उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी तो मुझे ये लगा कि उनके पास सबसे पहली चीज़, यहाँ सब रचनाकार बैठे हैं, मैं किसका नाम लूँ, नाम लेना शुरू करूँ तो एक तरफ से आगे से पीछे तक 100 नाम मुझे लेने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप गज़ल कहते हैं, गज़ल की विधा में काम करने की कोशिश करते हैं, तो जो सबसे बेसिक चीज़ आपके पास होनी आवश्यक है वो आपके पास कहन होना आवश्यक है। 2 विधाएं मुझे लगता है अपनी अब तक के अनुभव के आधार पर, यदि आप प्रोज कहते हैं, व्यंग कहते हैं, परसाई जी की तरह, जोशी जी की तरह, या गज़ल कहना चाहते हैं, तो आपके पास खाली मीटर में बहर में होने से बात नहीं बनेगी। आप मीटर में भी हैं, आप बहर में भी हैं, लेकिन सब कुछ ठीक है, आपके रदीफ भी ठीक है, काव्य भी ठीक है, लेकिन आपके पास कहन नहीं है जो गज़ल की मूल आवश्यकता है। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी गज़ल गज़ल नहीं होगी। वो कहन मुझे लगता है कि रामश्याम हसीन के पास है। एक बात जो मैंने लगातार महसूस की इनकी पुस्तक पढ़ते समय, जैसी मुहावरेदारी इनके यहाँ है, जितने मुहावरों का इन्होंने प्रयोग किया है इस पुस्तक की 40 गज़लों में, मुझे लगता है कि मैंने अपनी अब तक जितनी पुस्तकें पढ़ी होंगी, मैंने एक साथ इतने मुहावरों का प्रयोग गज़लों में नहीं देखा। देखिए, उन्होंने कहा कि गूंगी बहरी दुनिया में सुनता कौन सुनाए कौन, सुनना सुनाना, मन माया में क्यों उलझा ये उलझन सुलझाए कौन। एक गज़ल में वो कहते हैं कि उसने नजरें क्या फेरी, एक शीशे से चटके हम, धीरे धीरे जानोगे हैं दुनिया से हटके। नजरें क्या फेरी, नजर फेरना एक मुहावरे का हम प्रयोग करते हैं। एक शीशे से चटके हम, शीशे से चटकना। फिर मुहावरा आ गया घूमकर, कहते हैं कि बेमौसम बरसातों ने बर्बाद किया, मौसम की बरसात समझ में आती है। एक ही शेर है लेकिन फिर 2 मुहावरे आ गए। बेमौसम बरसात, बेमौसम बरसातों ने बर्बाद किया, मौसम की बरसात समझ में आती है। फिर एक शेर देखिए कि तब लगते थे बात बनाने में बरसों, अब तो हाथों हाथ समझ में आती है। कितने मुहावरे आपको दिखाई दे रहे हैं, बात बनाना, हाथों हाथ समझ। और कमाल उन्होंने किया है, एक गज़ल आप देखिएगा उनकी, मुझे लगा कि ये करिश्मा अपने आप हुआ है, उन्होंने किया नहीं है। 5 शेर हैं इस गज़ल में। रामश्याम, तुम्हारी भी दृष्टि यहाँ नहीं गई होगी। उन्होंने कहा कि सूरज ढलते और निकलते देखा है, सूरज ढलना, फिर मुहावरा है, सूरज ढलते और निकलते देखा है, हमने करवट वक्त बदलते देखा। वक्त बदलना, एक शेर 2 मुहावरे। एक दूजे से लोग जला करते हैं पर हमने कुछ को खुद से जलते देखा है। खुद से जलना, जिन आंखों में सिर्फ अंधेरे पलते थे उन आंखों में सपने पलते देखा है। सपने पलना, मदहोशी में बदनामी भी मुमकिन है, उनको गिरते और संभलते देखा है। गिरना और संभलना, पहली बार किसी ने दुनिया में हमको यूं आंखों को मलते मलते देखा।
आंखें मलना। 5 शेर उन्होंने कहे और पांचों के पांचों शेरों में मुझे लगता है कि 10 मुहावरों का प्रयोग किया। ताली नहीं बजाएंगे आप उनके लिए? कुछ लोगों को गजल बहुत अच्छी वो कहते हैं, लेकिन वो मतले कमजोर करते चले जाते हैं। लेकिन कुछ को महारत हासिल हो जाती है। उस्ताद बैठे हैं हमारे मंगल जी, वो जो भी गजल कहते हैं मतला इतना शानदार कह देते हैं, वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए। आदरणीय मंगल जी का गजल का मतला है कि वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, रखने पड़े विसाल में जलते हुए। दिए का उन्होंने 2 अर्थ में प्रयोग किया। तो जब शिष्य कुछ कहेगा तो उसमें भी बात आ जाएगी। खुश रहता हूं गम में भी, ज्यादा में भी, कम में भी। अब इसमें आप अर्थ देखिए। पहली दृष्टि में आपने जो सुना वो केवल प्रथम दृष्टा सुना है आपने। इसमें जो ज्यादा और कम है, ये गम के लिए भी है और दूसरे अर्थ में भी है। ज्यादा और कम सामान है तो भी खुश रहता हूं, और ज्यादा और कम गम है तो भी खुश रहता हूं। अब दोबारा सुनिएगा कि खुश रहता हूं गम में भी, ज्यादा में भी, कम में भी। तो ये कमाल का उनका काम है। एक चीज जो मुझे लगी कि उन्होंने रदीफ बहुत कमाल की संभाली है अपने यहाँ। कई रदीफ, कौन हो तुम पहचान गए, देर लगी पर जान गए। और अगले में देखिए कि गए का क्या प्रयोग है। शेर संभल जाता है लेकिन रदीफ कई बार दूसरी दिशा में चली जाती है, और जहाँ थोड़ी बहुत इधर उधर जाती है तो जाने नहीं देने वाले बैठ जाए कि कौन हो तुम पहचान गए, देर लगी पर जान गए, घर के बंटवारे में सब दरवाजे दालान गए। यहाँ जो गए का प्रयोग है, घर के बंटवारे में सब दरवाजे दालान गए। एक उदाहरण और देखिए कि पाकर रोटी दाल में खुश हूं। अनीता जी, मेरा मन बहुत सारे नाम लेने का कर रहा है। अब ये मान लीजिए कि प्रवीण ने सबके नाम ले लिए। साथी जी बैठे हैं, प्रदीप भैया, दुर्गेश हमारे, सब पूनम माटिया जी, बहुत सारे जादू बैठे हुए हैं इधर भी और उधर भी। पाकर रोटी दाल में खुश हूँ, जैसा भी है हाल मैं खुश हूँ। दाना देकर या ना देकर, जैसे भी तू पाल, जैसे भी तू पाल। आपने खुद बोल दिया। ये मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने कमाल की रदीफ। जैसे भी तू पाल मैं खुश हूँ, प्यार मोहब्बत दौलत शोहरत, काट के सारे जाल मैं खुश, काट के सारे जाल मैं खुश हूँ। और एक उदाहरण और देखिएगा आप, फिर उन्होंने कमाल किया कि मुझको मेरी मुश्किलों का हल बताए जिंदगी, मुझको मेरी मुश्किलों का हल बता ए जिंदगी, कैसा होगा आने वाला कल, बता ए जिंदगी। जिंदगी से जिंदगी भर में यही कहता रहा, जिसमें तुझको जी सकूं वो पल बता ए जिंदगी। एक बार तालियां उनके लिए पुनः आपकी बजनी चाहिए। बस अपनी बात को विराम देते हुए मुझे कहना ये है कि सब कुछ कहने के बाद, जब आप सब कुछ कह देते हैं तो उसके बाद भी एक बात शेष रह जाती है। बहन जी प्लीज इसको जरा मोबाइल को बंद कर दें, आवश्यक हो तो बाहर बात करें। मैंने हॉल में आते ही मेरा मोबाइल आप देखेंगे तो मैंने बंद नहीं किया है, स्विच ऑफ कर दिया। आजकल ये भी आदत डाल ली है कि किसी अदब की महफिल में यदि जाना है तो जो दूसरों से कहना है वो पहले खुद करके देखना है, खुद करना है। प्रदीप भैया चेक कर लेंगे, उसको बिल्कुल स्विच ऑफ कर दिया है कि साइलेंट भी नहीं, बजना ही नहीं है। जिसको ज़रूरी होगा वो बाद में बात कर लेगा, जिसे ज़रूरत नहीं है उससे हमें भी बात करने की क्या ज़रूरत है। ठीक कहा ना? तो कहना मेरा ये है दोस्तों कि सब कुछ होने के बाद, जब सब कुछ भी हो जाए, कविता में सब कुछ हो जाए और उसके बाद भी यदि एक चीज़ ना हो तो भी वो कविता कविता नहीं है। वो है विश्व प्रेम की भावना, सौहार्द की भावना, समाज को जोड़ने की भावना, विश्व को जोड़ने की भावना। हमारे महाकवि दिनकर ने लिखा, बड़ी कविता वही जो विश्व को सुंदर बनाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ,
कितने साल पहले राही जी, महाकवि दिनकर कह गए कि बड़ी कविता वही जो विश्व को सुंदर बनाती है, बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ा वह ज्ञान जिससे व्यर्थ की चिंता नहीं होती, बड़ी वह रूह जो रोए बिना तन से निकलती। तो मुझे लगता है कि अपनी एक गजल में उन्होंने कहा है, राम श्याम भाई ने, एक बार उनसे बात हो ये चाहता हूँ मैं, एक बार उनसे बात हो ये चाहता हूँ मैं, हाथों में उनका हाथ हो ये चाहता हूँ मैं, जिसमें हमेशा प्यार की बातें हों, हर तरफ एक ऐसी कायनात हो ये चाहता हूँ। तो मेरा कहना ये है कि जो महाकवि दिनकर ने कहा, जो हम कहते हैं, पूरी दुनिया को साथ लेकर समग्र भाव से चलने का भाव भी राम श्याम के पास है। अंत में केवल बशीर साहब के एक मतला और एक शेर कहता हूँ। उन्होंने लिखा, इस दौर के इस सदी के बड़े शायर जनाब बशीर बद्र साहब, स्याहियों से बने हर्फ हर्फ धोते हैं, ये लोग रात में कागज़ कहाँ भिगोते हैं, चमकती है कभी सदियों में आंसुओं से ज़मीन, गज़ल के शेर कहाँ रोज रोज होते हैं। तो मुझे लगता है कि गज़ल के दरवाजे पर एक युवा शायर ने एक बड़े स्कूल के माध्यम से दस्तक दी है, उनका प्रवेश हुआ है, गज़ल ने उनका स्वागत पल के बिछा कर किया है। तो निश्चित रूप से इस किताब से जो शेर होने शुरू हुए हैं वो आगे भी होंगे और हम उनका लगातार स्वागत करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं राम श्याम हसीन को, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं रेखा रौदगी जी को, जिन्होंने ये हाई का वीथी लिखी है। मैं दोनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मान लीजिए, हमेशा एक बात कहता हूँ, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, साहब गज़ल लिखते हैं, गीत लिखते हैं, क्या करें। मैं कहता हूँ कि जहाँ रहते हो किसी अच्छे बड़े रचनाकार के पास जाओ, उससे इस्लाह लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि साहब यहाँ 100-100 किलोमीटर तक कोई आदमी इस्लाह देने वाला नहीं है। ये हम सब का सौभाग्य है कि हमारे पास आदरणीय मंगल जी हैं, उनके दामन में जाकर बैठ जाते हैं, वो कह देते हैं सब ठीक है, तो फिर किसी भी सभा में कॉन्फिडेंस से सुनाते हैं। उन्होंने कह दिया